मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेती में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। किसान अपने स्तर पर कैसे करे प्याज का बीजोत्पादन। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, जिसे देश में बड़े जोर शोर से उपभोक्ताओं के हित में मनाया जाता है। आज हम ऐसे उपभोक्ताओं की बात करेंगे जो कठिन परिश्रम करते हैं और खुद भूखे रहकर दूसरों का पेट भरते हैं। जी हाँ, हम किसानों की बात कर रहे हैं, जो कि एक उपभोक्ता भी है। आइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में जानते हैं। भारत में 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। भारत में इसकी शुरुआत 2000 से हुई। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। आप सुनते रहते हैं कि आए दिन किसान उपभोक्ता के रूप में व्यवसायियों के द्वारा ठगे जाते हैं। आज आपको मिलवाते हैं प्रदेश के ऐसे ही कुछ किसानों से और जानते हैं उनकी समस्याओं को। बाजार से जो बीज उज कीटनाशक पदार्थ जो खरीदते हैं, ये सब जो है कि नकली आते हैं। इसकी जांच पड़ताल कहाँ पर करूं? इसकी शिकायत करने के लिए कहाँ करूं? बीज खरीदना, रासायनिक खाद खरीदना, खाद खरीदना, उर्वरक खरीदना, सब खरीदने के बाद जो है जिस दुकान से हम लेते हैं जो है उसकी सावधानियां के लिए जो है हमें जानकारी चाहिए। जो कोई गलत होता है, कोई सही होता है, होने के बाद जो है हमें कहाँ कंप्लेन करना पड़ता है, ये सब हमें जानकारियां चाहिए। जो है ऐसे किसानों को हम बताना चाहेंगे कि आप ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, जिसके लिए आपको उपभोक्ता न्यायालय में जाना होगा। इसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मूलतः कृषि जो है वह प्रदेश सरकार का विषय है। विभिन्न प्रदेशों में इसका स्वरूप एवं प्रारूप है जो वह अलग अलग है। वहाँ की सरकारों ने जो है हर प्रदेश में जो है वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ किसानों के लिए कानून बनाए हुए हैं। जैसे हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में एपीएमसी एक्ट है। इसके अंतर्गत किसान को यदि अपनी जो फसल है उसका मूल्य प्राप्त नहीं होता है तो आढ़ती जो है, जो कि एपीएमसी में रजिस्टर होता है, उसकी शिकायत वहां पे कर सकता है और जो उसे अपनी राशि है वो वहां से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जो आढ़ती है उसी की सिक्योरिटी जो है वो एपीएमसी में जमा रहती है। और यदि कोई आढ़ती बाहर का है, जिसे हम लदानी भी कहते हैं, तो उसके लिए आप न्यायालय में आ सकते हैं। अगर आपको चेक दिया है उसने तो एनआई एक्ट के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, रिकवरी सूट भी उसके खिलाफ दर्ज हो सकता है। दूसरी बात जो है वो बीज से है। यदि आपको खराब बीज आपने खरीदा है और वह आपने सरकारी दुकान से खरीदा है तो आपको जो किसान को वहाँ जो है वो सरकार मुआवजा देगी। और यदि प्राइवेट दुकान से खरीदा है तो आप उसकी शिकायत जो है वो कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। परंतु जो वर्तमान में नए कानून आए हैं उससे जो है वो बदल गया है, प्रारूप जो है कानूनों का बदल गया है। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है वह उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नापतौल इत्यादि संकटों से घिरा है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं है इसलिए हर जगह ठगा जाता है। इसलिए उपभोक्ता को जगाना होगा और खुद को इन संकटों से बचाना होगा। और इसके साथ ही अगर वो धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली आदि का शिकार होते हैं तो वो इसकी शिकायत कर सकें। शिकायत कहां की जाए, यह बात सामान सेवाओं के लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करती है।
अगर यह राशि 20 लाख रुपए से कम है तो जिला फोरम में शिकायत करें। यदि यह राशि 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग के सामने, और यदि 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के सामने शिकायत दर्ज कराएं। उपभोक्ता द्वारा अथवा शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में शिकायतकर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता, शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब और कहां हुआ आदि का विवरण, शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज, साथ ही प्रमाणिक एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही इस कार्य पर नाम मात्र न्यायालय शुल्क लिया जाता है। यदि हमारे किसान आदान खरीदी करते समय कुछ बातों का ध्यान दें तो ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं। तो क्या हैं वो जरूरी बातें जो खरीदारी के समय ध्यान रखनी चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर पीके बिसेन। 24 दिसंबर का दिवस हम लोग उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं अपने किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी कोई हम लोग कृषि का आदान कहीं से भी क्रय करते हैं तो होता क्या है कि जानकारी के अभाव में हम लोग जो है जिस प्रकार का आदान हमारा होना चाहिए वो होता नहीं है। खरीदते समय इस बात का हम लोग ध्यान रखें, चाहे वो हमारा कोई भी कीटनाशक हो या हमारा जो है नींदानाशक हो अथवा कोई भी खाद हम लोग उपयोग में लाना चाहते हैं, बीज हम लोग कोई उपयोग में लाना चाहते हैं, तो उसकी गुणवत्ता को आप लोग सुनिश्चित कर लें। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि बिना वैज्ञानिक सिफारिश के आप किसी भी प्रकार की किस्म की दवाएं या जो है बीज न खरीदें, न क्रय करें, और जहां से क्रय करें उसका एक पक्का बिल अवश्य लें। और चाहे वो खाद का हो, चाहे वो बीज का हो, चाहे वो कीटनाशक का हो, पक्का बिल आप लोग प्राप्त करें। और अगर उसमें कहीं पर किसी प्रकार की गुणवत्ता में बाद में परेशानी उत्पन्न होती है तो हम लोग जो है उसको ऐसे ही न छोड़ दें। उपभोक्ता फोरम में प्रकरण दर्ज कराना अति आवश्यक है। ये न केवल आपका अधिकार है अपितु मैं तो समझता हूँ कि आपका कर्तव्य भी है कि हम लोग जो है इस प्रकार के लोगों को बाजार से जो है उनका समूल नष्ट कर सकने में हम लोग सक्षम हो सकेंगे। जो लोग कि हमसे पैसा तो हमारा उचित ले लेते हैं लेकिन वस्तु हमको उतनी गुणवत्ता वाली नहीं देते हैं। तो ये हमारा अधिकार है कि हम उनके खिलाफ में जाएं और उपभोक्ता फोरम में मामले ऐसे दर्ज कराएं। और आज विश्व उपभोक्ता दिवस के दिन मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम लोग आइए आज के दिवस हम लोग अपने अधिकारों को पहचाने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्याज की खेती अपने राज्य के बहुत से किसान करते हैं और इसकी वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके अच्छी आय भी कमाते हैं। लेकिन यदि किसान प्याज का बीज तैयार करें तो अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करें प्याज का बीज उत्पादन, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश यादव। प्याज एक ऐसी फसल है जिसको नकदी रूप से जाना जाता है। किसान प्याज की खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और साथ ही साथ इसका बीज भी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि प्याज की कीमतें आसमान छू रही है, ऐसे में प्याज की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा है। और प्याज की खेती के अलावा आप प्याज का बीज उत्पादन करके भी अच्छी आय कमा सकते हैं। जैसा अपने सब जानते हैं, प्याज का बीज एक द्विवर्षीय फसल के रूप में मानी जाती है। प्रथम वर्ष इसकी अपन जो बल्ब होती है उसको तैयार करते हैं। अगले वर्ष इसी बल्ब से अपने बीज तैयार करते हैं। बीज तैयार करने के लिए इन बल्ब को ही अपने खेत में लगाते हैं। सबसे पहले अपने जो चयनित बल्ब है इनको ग्रेडिंग करके एक साइज के अपने बल्ब छांट के अलग कर लेते हैं। इन छटे हुए बल्ब को फिर अपन कार्बेंडिज्म से उपचारित करते हैं। सामान्यतः अपने 50 लीटर पानी में 100 ग्राम कार्बेंडिज्म डाल के उसके अंदर
प्याज के जो कट्टे होते हैं उसमें प्याज भर के उस कट्टे को अपने 10 से 15 मिनट तक उस सॉल्यूशन में रख देते हैं। फिर उस सॉल्यूशन में निकाल के इस प्याज को अपने तैयार खेत में लगा देते हैं। ध्यान ये रखना चाहिए, जिस खेत में अपने प्याज का बीज ले रहे हैं उसमें बेसल रूप से पहले ही जो मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उसकी जो निर्धारित मात्रा है उसको अपने खेत में पहले ही बुरकाव करके डाल देते हैं। साथ ही साथ सूक्ष्म तत्व होता है उनको भी अपने को इस खेत में डालना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जो प्याज का जो अंतिम टाइम में जो अम्बल आता है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं आता है और वो अम्बल टूट जाता है, बीच में मेच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाता। इनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, बोरोन, कॉपर, मैग्नीज, क्लोराइड, इन तत्वों का बाजार में सब मिलते हैं। इनको आप खेत में तैयार करते समय पहले ही एज ए बेसल डोज डाल दें। इसके बाद में जो तैयार अपना बीज था उस बीज को 2 बाई 2 यानी 2 फीट दूरी पे लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी आप 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी रखते हुए उस बल्ब को आप ज़मीन में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक दबा दें और फिर उसमें हल्की सिंचाई कर दें। तो अपने देखेंगे कि 4 से 5 दिन बाद में उस जो प्याज से अंकुरित होकर आल बाहर आ जाएगी और आपकी फसल धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो जाएगी। प्याज की बुआई करने के बाद फसल में समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। विशेषकर पुष्पन और बीज विकास के समय खेत में उचित नमी बनाए रखें। तेज हवा चलने की दिशा में फसल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, वरना फसल गिर जाएगी। जैसे ही सर्दी खत्म होती है उसके बाद में इसमें जो रस चूसक कीड़ा है वो बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखाता है, तो उसका नियंत्रण समय समय पे करते रहना चाहिए। उसी हेतु अपने को मेटासिस्टॉक्स या इमिडाक्लोरोपिड किसी भी दवा का अपने छिड़काव करेंगे तो ये जो रस चूसक कीड़े हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। प्याज के खेत में कोई भी वह पौधा जो लगाई गई किस्म के अनुरूप लक्षण नहीं रखता हो तो ऐसे पौधों को खेत से निकाल देना चाहिए। जिन पौधों में खासकर बीज से उत्पन्न होने वाली बीमारी हो तो उन्हें भी खेत से हटा देना चाहिए। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात है, किसान भाई जहाँ बीज पैदा कर रहे हैं वहाँ ये ध्यान रखना चाहिए किसी दूसरा किसान ने वो बीज तैयार नहीं कर रहा हो, क्योंकि ये परपरागण फसल है। इसमें एक खेत से दूसरी खेत तकरीबन 1000 मीटर का दूरी रखना जरूरी है। 1 किलोमीटर की दूरी में दूसरे किसान का खेत नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपना जो बीज बनेगा वो मिश्रण हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता युक्त नहीं रहेगा। इस तरह से अपने अच्छा बीज तैयार करके मुनाफा कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर ली है उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और आगे भी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए जरूरी है कि पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई की जाए। तो किसान भाइयों, आप गेहूं की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए सिंचाई कब करें, आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। हमारे देश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु मुख्यतया रोटी के रूप में करते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गेहूं की फसल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में होती है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई इस फसल से अच्छी उपज नहीं ले पाते हैं, जिसके अनेक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण सिंचाई का ना होना या गलत समय पर गलत ढंग से सिंचाई करना है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई, जल की उपलब्धता,
मिट्टी की किस्म और मौसम इत्यादि पर निर्भर करती है। जहां तक गेहूं के पौधों के जीवन चक्र की बात है तो इसकी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनको हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं और इन अवस्थाओं पर यदि सिंचाई करें तो गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार मिलती है। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय 20 से 25 दिन पर करें। दूसरी सिंचाई कल्लों के विकास के समय 40 से 45 दिन पर करें। तीसरी सिंचाई तने में गांठ पड़ते समय 60 से 65 दिन पर। चौथी फूल आते समय 80 से 85 दिन पर। पांचवी दानों में दूध पड़ते समय 100 से 105 दिन पर। और छठी सिंचाई बालियों में दाना सख्त होते समय 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, पौधों की बढ़वार के लिए प्रत्येक अवस्था में पानी की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह पता चलता है कि पौधों के जीवन चक्र में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिस पर सिंचाई न करने पर हानि पहुंचती है। यह अवस्थाएं सिंचाई की दृष्टि से क्रांतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। पानी की उपलब्धता के अनुसार किसान को गेहूं की फसल में सिंचाई इस तरह से करनी चाहिए। गेहूं में सबसे ज्यादा नुकसान मुख्य जड़ बनते समय सिंचाई न करने से होता है। जिन किसान भाइयों के पास पानी केवल एक सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो यह सिंचाई मुख्य जड़ के विकास की अवस्था में कर देनी चाहिए, जो बुआई से 21 दिन पर करनी चाहिए। दो सिंचाइयों के लिए यदि पानी उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय तथा दूसरी फूल आते समय करनी चाहिए। यदि पानी 3 सिंचाइयों के लिए उपलब्ध है तो पहली सिंचाई मुख्य जड़ के विकास के समय, दूसरी सिंचाई तने में गांठ बनते समय तथा तीसरी दाने में दूध बनते समय करनी चाहिए। यदि 4 सिंचाइयों की सुविधा है तो सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय, तने में गांठें बनते समय, बाली निकलते समय तथा दानों में दूध बनते समय करनी चाहिए। गेहूं की फसल में ड्रिप या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर पानी की बचत होने के साथ साथ समय और श्रम की बचत होती है और गेहूं की पैदावार भरपूर मिलती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव बलारा, जिला पाली के रोहन सिंह ने, आपने आम के बाग में कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्ते। जिन किसान भाइयों के पास आम का बागान है उन्हें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आम में मंजर आने लगेगा और आना बहुत जगह शुरू भी हो गया होगा। तो उसके लिए अभी क्या करना है कि अभी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे पौधे की स्थिति क्या है। जो भी हमारे बागान है उसमें स्थिति में ये देखना है कि अगर हमारे पौधे में कहीं भी अगर उजला कीड़ा भी दिसंबर में बहुत ज़्यादा आता है, अभी जड़ की तरफ से छोटा छोटा, उसको मिली बग कहते हैं, उजला कीड़ा आता है। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। इनकी रोकथाम हेतु उपयुक्त होगा कि जमीन के अंदर ही इन अंडों को नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए बागों की गर्मी में जुताई कर दी जाए, जिससे अंडे धूप एवं वर्षा से नष्ट हो जाए। इसके अलावा कार्बोरिल धूल 50 से 100 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ भूमि में मिलाया जाए। उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है कि अल्काथिन शीट आता है, उसको चारों तरफ से बांध देना है। 25 से 30 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई होता है, उससे आप उसको बांध दें जड़ पे और उसके बाद ग्रीस लगा दें। ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको कभी कभी देखिएगा कि कहीं कहीं तने में छेद हो रहा है। उसके लिए क्या करना है आपको कि एक कोई स्टिक लेना है, उसमें कॉटन लगा के केरोसिन ऑयल में डुबो के उस पूरे छेद को निकाल देना। छेद से जितने भी कीड़े होंगे उसमें कैटरपिलर घुसे रहते हैं, जो कि धीरे धीरे पेड़ को अंदर से खाते हैं और जब उसमें फ्लावर आने लगेगा, फूल आने की स्थिति में पूरे पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। तो उससे पहले इस चीज़ को कर लेना है।
ठीक है। और अभी कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव ऐसे नहीं करना है। अगर बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है तो जैसे कि हम कह रहे थे अभी तने में छेद हो जाए उसके लिए, तो उसके लिए हम बहुत से बुरी स्थिति हो तो हम मोनोकोटोफॉस ये सब डालते हैं। लेकिन ये करने पे भी अगर कंट्रोल हो रहा है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंगो के ऑर्चर्ड में इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।